दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार लक्ष्य जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जो है हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर मौर्य साम्राज्य में जो हम मौर्य स्त्रोत पढ़ रहे थे उसका लास्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, मतलब मैं इसको कल भी कंप्लीट करवा सकता है, लेकिन फिर क्लास लंबी चली जाती है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप बोर हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको बीच में ही कल छोड़ दिया था। आज हम उसको कंटिन्यू में करेंगे। कंटिन्यू में करने से पहले फिर मैं एक बात कहूँगा कि लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ इसको करें, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट शेयर हमें मोटिवेशन प्रदान करता है और हम आपके लिए कुछ और बेहतर करने के लिए इंस्पायर्ड होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए सिरे से देख रहे हैं, तो वो अगर आज जुड़े हैं तो वो आज इंतज़ार करें। कल से बिल्कुल मौर्य साम्राज्य नए सिरे से स्टार्ट होगा। ये स्रोत हैं, ये आपको फिर नेक्स्ट रूटीन में आप वीडियो देख सकते हो उनको। तो आज हम मौर्य साम्राज्य के अंदर मौर्य स्त्रोतों का आखिरी टॉपिक देखेंगे। जैसा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूं कि ये क्लास यूपीएससी, यूजीसी, टीसीएस, एसएससी और अदर जो कॉम्पिटिटिव इस लेवल के अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो अब हम इस टॉपिक को आज विधिवत रूप से समाप्त कर देंगे, ताकि फिर कल हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को स्टार्ट कर सकें। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो हमने छोड़ी हुई है उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में मौर्य स्त्रोत और मौर्य स्त्रोतों में मैंने बताया था इन्हें हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक शिलालेख, एक दूसरा स्तंभ लेख, अभिलेख, और जो तीसरा है जो है वो है आपका गुहालेख, स्तंभ लेख। और इनको भी मैंने फिर आगे विभाजित किया था वृहद, लघु, वृहद, लघु। तो ये सारी चीजें हमने विभाजित की थी। वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, वृहद स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख और ये गुहालेख। गुहालेख में मैं जानता हूं कि सांस्कृतिक जानकारियां मिलती हैं। और इसमें प्रशासन एवं धर्म की जानकारी है। इसमें मैंने बताया था आपको, और इसमें भी प्रशासन एवं धर्म की जानकारी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, और लघु जो स्तंभ लेख है इसमें राजकीय घोषणाएं हैं अशोक की, और यहाँ जो लघु शिलालेख है इसमें व्यक्तिगत जानकारियाँ, अशोक की व्यक्तिगत जीवन की जानकारियाँ हैं। तो हमने इस चीज़ को समाप्त कर लिया था, इस चीज़ को समाप्त कर लिया था, इस चीज़ को। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्तंभ लेख के अंदर लघु स्तंभ लेख के ऊपर रहेगा, और जिसका मैंने बताया कि विवरण ये राजकीय घोषणाओं के बारे में बात करता है। अशोक की जो राजकीय घोषणाएं हैं इनके बारे में बातचीत करता है। तो हम यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लघु स्तंभ लेख। अब लघु स्तंभ लेख में मैंने बताया कि विवरण क्या है, अशोक की राजकीय घोषणाएं। राजकीय घोषणाओं के बारे में अब बात करते हैं कि ये मिले कहाँ से, स्थान कहाँ है जहाँ पर ये चीज़ है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा है? सांची, सांची लघु स्तंभलेख, स्तंभलेख। इसमें क्या कहा गया है? इसमें अशोक ने कहा है कि महामात्यों को ये निर्देश दिया है कि संघ में भेदभाव को रोके, क्योंकि इस समय तक आने में संघ में भी एक राजनीति इन्वॉल्व हो चुकी थी और ये बात अशोक भी जानते थे। इसीलिए उन्होंने महामात्यों को निर्देश दिया कि संघ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, संघ में सबको समान स्थान मिलना चाहिए, संघ सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो यहां पर महामात्यों को संघ में भेदभाव रोकने के लिए कहा गया।
ये चीज़ है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में अगला है वो है सारनाथ। सारनाथ लघु स्तंभ लेख। इसमें भी वही चीज कही गई है जो इसमें थी। इसमें भी महामात्यों को निर्देश दिया गया है कि वो संघ में भेदभाव को रोके। तो यानी कि सेम जो चीज है वो यहाँ पे इसके बारे में बताता है। ठीक है जी। अब उत्तर प्रदेश में एक और अभिलेख है जिसे हम कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख कहते हैं। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख। इस कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख ये किसका है? ये अशोक की एक रानी होती थी करुवाकी। ये उसका अभिलेख है और करुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख इसमें किया गया है। तो अशोक की पत्नी करुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। दान दिए जाने का उल्लेख है। ये इसके अंदर दिया है। चूंकि कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख अशोक की पत्नी करुवाकी का अभिलेख है, इसीलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का स्तंभ लेख भी कहा जाता है, रानी का लेख भी कहा जाता है, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ये किस लिए? अच्छा, इसमें एक और चीज है, अशोक के पुत्र तीवर का चर्चा की गई है। तो ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक के पुत्र तीवर की चर्चा की गई है। चर्चा की गई है। तो ये इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमने इनको 3 पार्ट्स में देखा था। एक में मैंने मध्य प्रदेश जिसके अंतर्गत सांची है, दूसरा उत्तर प्रदेश के 2 अभिलेख देखे जिसमें एक सारनाथ लघु स्तंभ लेख है और दूसरा है कौशाम्बी स्तंभ लेख। तो ये देखा। अब हम वो लेख देखेंगे जो नेपाल की तराई में स्थित है। नेपाल की तराई में स्थित अभिलेख, नेपाल की तराई में स्थित लेख। इसमें जो है एक है निगलवा सागर। निगलवा सागर लघु स्तंभ लेख। ये एक अभिलेख है जो निगलवा सागर लघु स्तंभ लेख है। और ये जो अभिलेख है ये मैंने बताया था अशोक ने कुछ यात्राएं की थी। 10वें वर्ष उन्होंने बोध गया की यात्रा की, 12वें वर्ष इन्होंने निगलवा सागर की यात्रा की थी। तो उसके दौरान यात्रा का अभिलेख है। और निगलवा सागर के बारे में मैंने उस समय भी बताया था कि कनक मुनि का स्तूप का निर्माण करवाया गया, कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन करवाया गया, निर्माण करवाया गया। तो ये इसकी यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी। ये आपका रिवीजन हो गया है। का संवर्धन करवाया गया। एक चीज। दूसरी चीज रोमनदेई। रोमनदेई स्तंभ लेख। और इस रोमनदेई स्तंभ लेख में क्या है और निगलवा सागर तो मैंने आपको बता दिया। रोमनदेई स्तंभ लेख में क्या है ये मैंने बताया था। अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष पर इन्होंने रोमनदेई की यात्रा की थी और यहाँ पर इन्होंने 2 काम किए थे। एक काम तो इन्होंने ये किया था कि धार्मिक कर बलि को माफ कर दिया गया था और दूसरा जो भूमि कर है उसको 1/8 कर दिया गया था 1/6 से। तो ये दोनों काम यहाँ पर किया गया।
एक चीज। दूसरी चीज भूमिकर 1/6 से 1/8 कर दिया गया। दूसरी चीज, इसके बारे में दो और चीज ध्यान रखने, चूंकि ये कुछ कर से है और करों से रिलेटिव है, इसीलिए इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा गया है। आर्थिक अभिलेख भी कहा गया है, एक चीज। दूसरी जो चीज है वो ये है, धार्मिक कर बलि को माफ कर दिया, भूमिकर 1/6 से 1/8 सबसे छोटा अभिलेख है। सबसे छोटा अभिलेख, आर्थिक अभिलेख, धार्मिक कर, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब जो हम लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे वो है गुहालेख। गुहालेख, गुहालेख, यहां जो विवरण है वो मैंने बताया था, सांस्कृतिक जानकारियां मिलती हैं। सांस्कृतिक जानकारियां यहां पर मिलती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। दूसरा, जो गुहालेख हैं उनमें ये थे क्या, ये अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में या फिर अशोक ने कुछ गुफाएं दान दी थी। बुद्ध जो भिक्षु थे उनको कुछ गुफाएं दान दी थी। क्यों दी थी, मतलब मौसम खराब हो तो वो वहां पे शरण ले सके, वहां पे आवास बना रह सके, तो इसलिए दी गई थी। तो इसका उल्लेख इन गुहा लेखों में है। तो अशोक द्वारा कुछ गुफाएं दी गई थी। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में कुछ गुफाएं दी थी बौद्ध भिक्षुओं को, उनके बारे में चर्चा की गई है। अब हम उनको आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों को, ये आजीवक थे, उनको ये गुफाएं इन्होंने बराबर की पहाड़ियों में दान दी थी। और वो कौन कौन सी गुफाएं थी, दो गुफाएं इन्होंने यहां दान की थी। एक तो सुदामा गुफा, दूसरी चीज करण चौपड़ गुफा, ये इन्होंने यहां दान की थी। उसके अलावा एक और झोपड़ी, विश्व झोपड़ी का निर्माण इन्होंने यहां पर किया था। निर्माण यहां पर किया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, इसी क्रम में अशोक के पुत्र ने भी कुछ गुफाएं दान दी थी। अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में कुछ गुफाएं दान की थी। वो कौन सी हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों पर गुफाएं दान की थी। और वो जो गुफाएं थी वो कौन कौन सी थी, 3 गुफाएं उन्होंने दान की थी। गोपी, वैका, या इसको वर्तिका भी कहा जाता है, लोमर्षि। ये जो गुफाएं हैं ये अशोक के पुत्र ने, नागार्जुन ने इनको दान की थी बौद्ध भिक्षुओं को। तो ये सारी गुफाएं ये हैं। उसके अलावा अब कुछ अन्य चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसी में एक इंपॉर्टेंट गुफा है पानगेरिया गुहा अभिलेख। पानगेरिया गुहालेख ये एमपी के अंदर आता है। ये एमपी के अंदर आता है और इस गुफा, ये अन्य के अंदर है। ये सारी चीजें, गुहा का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, ये कुछ अन्य चीजें और हैं। तो यहां पे अशोक को महाराज कुमार कहा गया है। महाराज कुमार कहा गया है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी और किस तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं।
अब इसी क्रम में हम और अगली 2 और गुफाएं हैं उनके बारे में हम और करते हैं चर्चा। अब इसी में ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक गुफा आती है और वो है सैगोरा अभिलेख। ये यूपी में है और यहां गोरखपुर में है। ये गोरखपुर यूपी में। यहां पे क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश में पानगेरिया, उत्तर प्रदेश में सैगोरा अभिलेख, गोरखपुर यूपी में है। यहां पे क्या किया गया है, यहां ये किया गया कि अकाल में राज्य द्वारा अनाज के वितरण का मतलब चर्चा देखने को मिलती है कि ये लिखा हुआ है जब अकाल पड़ा था तो राज्य यानी कि सरकार यानी अशोक ने इनको अनाज का वितरण किया था। अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज के वितरण की बात की गई है। ये चीज इसके अंदर है। दूसरी चीज ये है सैगोरा, दूसरा है महास्थान। महास्थान अभिलेख ये बोगरा एमपी में है, सॉरी बोगरा पश्चिमी बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल में है महास्थान। तो एक ये है, दूसरा ये है कि महास्थान अभिलेख बोगरा, यहां भी क्या है महामात्यों के माध्यम से, महामात्यों के माध्यम से अनाज के वितरण का उल्लेख है। तो ये दोनों अनाज के वितरण का उल्लेख करते हैं जब अकाल पड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि महास्थान महामात्यों के माध्यम से अनाज के वितरण का उल्लेख मिलता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस महास्थान का एक और नाम है, इसका नाम है कुंडनगर। इस महास्थान का अन्य नाम है कुंडनगर। तो ये कुंडनगर अभिलेख भी कहा जा सकता है कि महास्थान का अन्य नाम क्या है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो वो कुंडनगर है। दूसरी चीज, अब एक कंफ्यूजन हो जाती है, मैं वो बता देता हूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि महावीर का जन्म स्थान कहां था तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कुंडग्राम था वो, ये कुंडग्राम है तो, और ये कुंडनगर है। तो इस तरीके से आप कंपैरेटिव वे से भी याद रख सकते हो महावीर का जन्म स्थान, ये चीज आप याद रख सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा एक मात्र अभिलेख है अशोक का चौपड़ अभिलेख, जहां लेखक की जानकारी मिलती है, चापड़ अभिलेख। अशोक का एकमात्र अभिलेख, एकमात्र चौपड़ अभिलेख में, अभिलेख में लेखक की जानकारी भी मिलती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जानकारी मिलती है। तो अशोक के चौपड़ अभिलेख में लेखक की जानकारी मिलती है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब इस प्रकार से हमने ये जितने भी अशोक के स्रोत थे ये सारे के सारे अब हमने कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब इसमें अब कुछ भी नहीं बचा। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य में जो मौर्य स्रोतों का टॉपिक है वो विधिवत रूप से हमने समाप्त कर दिया। लेकिन एक और जो टॉपिक था, हालांकि वो मैं करवा चुका हूं, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं, क्योंकि 1-2 पॉइंट और मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, ये मैंने बताया था 150 ईस्वी में लिखा गया। एक चीज तो ये, दूसरी चीज इस रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख में एक इंपॉर्टेंट चीज है, 150 किसने लिखा था? शक शासक कुषाण ने, शक शासक रुद्र दमन ने, सॉरी फिर कुषाण याद आ रहा है। दूसरी चीज संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। एक चीज, चौथी जो चीज है, पहली दूसरी तीसरी और जो चौथी चीज है, 150 ईस्वी में शक शासक रुद्र दमन ने संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। उसके अलावा चंपू काव्य शैली में लिखा गया है,
चंपू काव्य शैली में। अब ये चंपू काव्य शैली क्या है, जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों भाषाएं हों, गद्य एवं पद्य, उसको बोलते हैं चंपू काव्य शैली। तो ये चंपू काव्य शैली में लिखा गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, दो अभिलेख है जो चंपू काव्य शैली में लिखे गए हैं। एक तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है, दूसरा आगे हम पढ़ेंगे गुप्त काल में समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, वो भी चंपू काव्य शैली में। तो अगर आप याद रखे हो तो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख ये लिखा गया है। उसके अलावा मैंने बताया था एरागुडी का, आंध्र प्रदेश में एरागुडी है, वो किस में लिखा गया था, ब्रुस्टोफेडन शैली में लिखा हुआ था। तो आपको इस तरीके से कंपैरेटिवली अगर आप करेंगे तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती। हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हिस्ट्री के फैक्ट्स पे ग्रिप है तो आप एज इट इज़ रिप्रेजेंट कर सकते हो। 100% चांसेस हैं। पिछली बार अगर आप HCS की बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स की मिट्टी प्लीत हुई है, लेकिन इस सब्जेक्ट में जिसने अच्छा परफॉर्म किया वो हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करेगा। मतलब वहाँ आपको सब्जेक्ट के ऊपर नीचे जाने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि हिस्ट्री फैक्ट्स का गेम है। फैक्ट है तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट है तो अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग है तो प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन है तो मार्क्स है, और मार्क्स हैं तो आप HCS हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसी क्रम में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो बताई थी मैंने, क्या, अशोक का अशोक नाम से उल्लेख, अशोक का अशोक नाम से उल्लेख, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा मैंने बताया था यहां पे एक झील का निर्माण किया गया, सुदर्शन झील, और सुदर्शन झील सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात में आती है। और वहां पे मैंने बताया था उस समय पे राजा कौन था, झील का निर्माण कब किया, झील का पुनर्निर्माण किस राजा ने किया, उस समय पे प्रशासक कौन था। इस सारी चीजों को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, एक पॉइंट और इसमें ऐड हो जाएगा और इस प्रकार से आपका टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका हम टेबल मेथड से करेंगे। टेबल मेथड इसमें एक बहुत बेहतरीन जुगाड़ है। आप 10 फैक्ट्स को एक टेबल के थ्रू याद कर सकते हैं और वो इजीली आपको अंडरस्टैंडिंग। तो पॉइंटेड नोट्स आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ पॉइंटेड नोट्स बनाइए। मतलब मैं इस पूरे बोर्ड को भर दूँ उसका कोई फायदा नहीं है। सुदर्शन झील ये सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात में पड़ता है। एक चीज तो ये, दूसरी चीज यहां पे अब मैं एक टेबल बना रहा हूं। क्रमांक 1 राजा, झील, प्रशासक कि उस समय पे प्रशासक कौन था। जैसे कि सबसे पहले इसमें जो आते हैं वो आते हैं चंद्रगुप्त, झील का निर्माण करवाया। और इसके समय पे प्रशासक कौन थे, मैंने आपको बताया था पुष्यगुप्त, ये प्रशासक थे। दूसरा अशोक, झील का पुनर्निर्माण करवाया। प्रशासक कौन, आपको पता होना चाहिए, अशोक है, चंद्रगुप्त है, तो प्रशासक कौन है, पुष्यगुप्त। यहां पे प्रशासक सुविशाख, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद रुद्रदमन, झील पर बांध का निर्माण करवाया। तुषाष्प, ये प्रशासक हैं यहां पे तुषाष्प। तो झील पर बांध का पुनर्निर्माण रुद्रदमन ने किया। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त हो गया, अशोक हो गया, रुद्रदमन हो गया, स्कंदगुप्त। तो इन्होंने झील पर बांध का पुनर्निर्माण करवाया। अब यहां पे प्रशासक कौन है,
यहाँ पे प्रशासक है पर्णदत्त, सुनील दत्त का भाई नहीं, पर्णदत्त, और ये सौराष्ट्र क्षेत्र का प्रशासक है। अब सौराष्ट्र क्षेत्र में ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है सौराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत, ये मान लीजिए सौराष्ट्र क्षेत्र है, ये गिरनार है, तो गिरनार किसके अंदर आया? सौराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत आया। अब यहां का जो प्रशासक है वो मैं आपको बता रहा हूं कि पर्णदत्त है, और जबकि गिरनार का प्रशासक चक्रपालित था। तो कई बार गिरनार क्षेत्र के बारे में पूछ लिया जाता है, तो यहीं मैं लिख रहा हूं चक्रपालित, तो ये गिरनार क्षेत्र का है। तो ये सारी चीजें हैं। ये था आपका जो टॉपिक था कि चंद्रगुप्त झील का निर्माण, पुष्यगुप्त इसके वो थे, अशोक झील का पुनर्निर्माण करवाया, सुविशाख इसके मतलब प्रशासक थे उस समय पे, रुद्रदमन झील पर बांध का निर्माण कराया, तुषार इसके प्रशासक थे, स्कंदगुप्त झील पर बांध का पुनर्निर्माण करवाया, पर्णदत्त सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रशासक थे, चक्रपालित पूछ लिया जाता है, ये गिरनार के थे। तो इस प्रकार से मौर्य जो स्रोत है वो हमने विधिवत रूप से कंप्लीट किया है, और एक भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है, बहुत तरीके से करवाया है। यूं लगा लीजिए कि 40 पेज का काम मैंने 15 पेजेस में करवाया है। तो आशा करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, और जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगी हम इसके क्वेश्चनायर्स की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, तो वो खैर भविष्य की चीजें। तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। फिर से एक दोबारा रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। एटलीस्ट 4 ग्रुप्स में इसको जरूर डालें। एटलीस्ट का मतलब इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन